आज हम लोग बिहार बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से दिशा निर्देश श्रवण करेंगे। विशेष बात है कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तरों को सरलता से कैसे बना लें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो परीक्षा हो रही है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 पूछे जाएंगे, जिसमें प्यूसम भाग 2 यानी पुस्तक से 48 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ, और जो व्याकरण भाग के प्रश्न हैं वे 52 अंक के पूछे जाएंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो हैं उन्हें जानकारी नहीं है कि कैसे वस्तुनिष्ठ को हल कर लें आसानी से। तो सबसे आसानी से हल करने का एक ही मात्र माध्यम है कि इस समय जो भी प्रश्न आ रहा है वह हिंदी में प्रश्न होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में जब है तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो विद्यालयों में या संस्थानों में जो पाठ का हिंदी रूपांतर लिखाया गया है, यानी हिंदी में जो अर्थ समझाया गया है या लिखाया गया है, उसे 2, 4, 5 बार याद कर ले, पढ़ लें। उससे क्या होगा कि उसके अंदर के अधिकांश तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे, और वही अधिकांश तथ्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, जिसे आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अलस कथा पाठ है, जो आपके पुस्तक में पाठ 3 में बताया गया है कि यह पाठ विद्यापति रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। तो ये आपको ऊपर में लिखा हुआ था, उसके अंदर में यह बताया गया है कि वीरेश्वर नाम के मिथिला के एक मंत्री थे जो दानशील थे, कारुणिक थे। यह भी उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो अलसशाला बनाई गई थी वीरेश्वर मंत्री के द्वारा, उसमें 4 आलसी बच गए थे, बाकी आलसी सभी भाग गए थे, क्योंकि उस झोपड़ी में आग लगाई गई थी, उस अलसशाला में आग लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि वास्तविक आलसी कितने हैं उसमें। इस तरह के आपकी जानकारी प्रत्येक पाठ का अध्ययन कर लेने पर होता है। जैसे मान लिया जाए कि स्वामी दयानंद हैं, तो स्वामी दयानंद के बारे में आपको जानकारी उस पाठ में बताया गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था, और उनकी आरंभिक शिक्षा जो थी वह संस्कृत से शुरू हुई। तो ये सब आप को जानकारी उस पाठ के पूरे अर्थ पढ़ लेने से पता चल जाता है। वैसे ही मान लिया जाए कि आपने पढ़ा होगा कि कर्मवीर कथा, तो कर्मवीर कथा में प्रश्न आ जाता है कि कर्मवीर कथा में कर्मवीर कौन है, उसका नाम क्या है। तो कर्मवीर आपको मालूम है कि दलित परिवार का वह बालक जिसका नाम है राम प्रवेश राम। वैसे ही प्रश्न आ जाए कि उसके गांव का नाम क्या है, तो भीखन टोला। भीखन टोला किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। तो आप अगर अर्थ पढ़ते हैं तो आपको ये सब जानकारियां प्राप्त हो जाती है।
तो अनेक जो भी पाठ हैं उन सभी पाठों का यदि अच्छी तरह से हिंदी रूपांतर को पढ़ लिया जाए, माने हिंदी में जो अर्थ लिखाया गया हो, समझाया गया हो, अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो आप अवश्य जो 48 अंक के उस किताब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी का आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। वैसे ही व्याकरण भाग में आप अगर मान लिया जाए कुछ शब्द रूप है, धातु रूप है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये सब तो सरल हैं, तो इन सभी को आसानी से वस्तुनिष्ठ में जो प्रश्न में पूछे गए हैं उन सभी का आप उत्तर दे सकते हैं। और इस प्रकार से आप संधि समास ये सब हैं, इन सभी के प्रश्न तो दुगुनित हो गए हैं। और जब दुगुना हो गया तो आप समझ सकते हैं कि 52 अंक का है, तो इसमें से भी अगर कुछ अंक आप बना लिए और कुछ उधर आप किताब का बना लिए, तो इस प्रकार से आप 50 अंक के पूर्णतः सही बना सकते हैं। आपको उत्तर लिखने से पहले ये ध्यान देना होगा कि पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि एक जगह ही नहीं सब आपके सरल हो जाने लायक प्रश्न मिलेंगे, जहां तहां मिलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि कहीं आप पढ़ रहे थे तो उसमें आ गया शब्द रूप का कुछ, फिर कहीं पढ़े तो फिर पता चला कि कुछ प्रश्न के बाद फिर कुछ शब्द रूप का आ गया। वैसे ही संधि का कहीं मिला, फिर दूसरे जगह फिर मिल गया। तो पूरे पढ़ लेने से जो जो आपकी सुगमता से आसानी से प्रश्न हल हो सकते हैं उन सभी को आप चिन्हित कर लें। 50 प्रश्न 100 प्रश्न में देना है उत्तर, तो चिन्हित कर लें 50 जो सुगमता से आप समझ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उन सभी को चिन्हित कर लेने के बाद ही अपने उत्तर पुस्तिका पर जो OMR शीट आपको दिया गया है उन नंबरों को आप देख करके रंग लें। तो इस प्रकार से आप उत्तम अंक संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं। और भी बात है, जैसे आपको पता है कि संस्कृत में पुस्तक से हिंदी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका 16 अंक का प्रश्न होता है, 8 प्रश्न का उत्तर देना होता है और प्रश्न की संख्या 16 होती है। और हिंदी में प्रश्न का उत्तर देना है और अधिक संख्या में, अधिक वाक्य में नहीं है, 2-3 वाक्य में उत्तर देंगे, क्योंकि उनका अंक 2 अंक होता है प्रत्येक का। तो अगर आप पाठ अच्छी तरह से पढ़े हैं पुस्तक को, तो अवश्य उन प्रश्नों का भी उत्तर आसानी से दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हुए कैसे? तो आपने पढ़ा है कि जब महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया गया था, तो उस शिवरात्रि महापर्व में स्वामी दयानंद रात्रि जागरण काल में शामिल हुए। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चढ़ाए गए जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों को चूहे आकर के आसानी से खा करके चले जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मूर्ति उस चूहे को कुछ कर नहीं रही है, इससे पता चलता है कि उस मूर्ति में ईश्वर का वास नहीं है। इसलिए उन्होंने विचार कर लिया कि मूर्ति पूजा ये तो बाह्याडंबर है, ढोंग है। परिणामतः उन्होंने क्या किया कि वहां से घर चले आए। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि वे मूर्ति पूजा के विरोधी हुए।
यानी उनके मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न पूछ दिया जाए कि भीखन टोला की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो स्पष्ट है कि भीखन टोला गांव में अधिकांश लोग गरीब थे, वहां कोई विद्यालय नहीं था, परिणाम तो वहां के अधिकांश लोग अशिक्षित थे। वहां के लोग झोपड़ियों में निवास करते थे, वहां के लोग परिश्रमी थे, वहां के लोग कृषि जीवन पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो वहां की आर्थिक स्थिति खराब थी, परिणामतः वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय थी। तो इस प्रकार से हम लोग जब अच्छी तरह से पुस्तकों का अर्थ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इससे आसानी से उन सारे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इधर 16 अंक का जो हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है वह भी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, और इधर 50 अंक का वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। तो कम से कम 66 अंक सरलता से तैयार हो जाता है, और इस प्रकार से आप उच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं इस संस्कृत भाषा में। जो तेजस्वी विद्यार्थी हैं तो उनका तो सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उनको तो व्याकरण पर पूरा कमांड रहता है, पुस्तक पर भी कमांड रहता है। तो वे सभी विद्यार्थी इन सभी तथ्यों को तो पढ़ते ही हैं, और परिणामतः वे 90 से उच्च अंक प्राप्त कर लेते हैं अधिकतम। इस तरह से आप परीक्षा की तैयारी संस्कृत विषय में करें। आपको बता दें कि अव्ययों का प्रयोग, अव्ययों की जानकारी श्वेत पट पर दी गई है। आप उस श्वेत पट पर लिखे गए अव्ययों को अवश्य पढ़ लें, ध्यानस्थ कर लें, याद कर लें, क्योंकि यह जो लिखा गया है श्वेत पट पर वह आपको सरलता से समझने के लिए, और जो परीक्षा में प्रधान रूप से मुख्यतः पूछे जाते हैं उन्हीं अव्ययों को इस श्वेत पट पर लिखा गया है। और जो पूर्व में आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें व्याकरण जो पढ़ाए गए हैं उन सभी को भी बारंबार आप सुने, श्रवण करें, समझें, तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको उच्च अंक संस्कृत विषय में प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संस्कृत की तैयारी सुगमता से, सरलता से कर सकते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट अवश्य करें। जो नए विद्यार्थी होंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, वे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे नए नए वीडियो जो डाले जाएंगे वो आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, उसकी सूचना आपको उससे मिल जाती है। और आप बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे आपका और हमारे बीच संबंध जुड़ा रहता है और इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। परिणामतः आगे अनेक नए तरह के कुछ विशेष वीडियो डाले जाएंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से इस प्रकार से करें, दिशा निर्देश का अवश्य पालन करें। धन्यवाद।